नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी बुक की तलाश में हैं जो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिले, तो पैनेशिया एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर टीजीटी इंग्लिश जो समीर पाठशाला के द्वारा पब्लिश कराई गई है, इस बुक के अंदर आप लोगों को मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। ये एक बाइलिंगुअल बुक है। ये बुक जो है वो कंप्लीटली आपकी लिटरेचर की है। इसमें आपको ग्रामर सेक्शन नहीं मिलेगा, तो इंग्लिश लिटरेचर आप लोग यहां से कवर कर सकते हैं। ये बुक आप लोगों को अमेजोन पर मिलेगी। इस बुक को खरीदने का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक बड़ी ही खूबसूरत सी पोयम को, इट इज ए ब्यूटीफुल इवनिंग काम एंड फ्री। ये एक सोनेट है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके की फैक्ट्स को और इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसके की फैक्ट्स को। इट इज ए ब्यूटीफुल इवनिंग काम एंड फ्री इज ए सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिटन एट कैलेस इन August 1802 and published in his 1807 poetry collection poems in 2 volumes। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम को लिखा था एक सोनेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा था? एक सोनेट के फॉर्म में लिखा था। मतलब इस पोयम के अंदर हमें 14 लाइन पढ़ने के लिए मिलेंगी और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। और विलियम वर्ड्सवर्थ कौन थे? एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे और इन्हें फादर ऑफ रोमांटिक एज भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कहां पर लिखी गई थी? कैलेश में। आप इसे अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कैलेश बोलूंगा। ये एक जगह का नाम है जो कि कहां पर है? फ्रांस में है। इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था अगस्त 1802 में और इस पोएम को पब्लिश कराया गया था 1807 में विलियम वर्ड्सवर्थ के एक पोएट्री कलेक्शन में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। राइट, आई होप यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आई हैं। दिस सोनेट डिस्क्राइब्स एन इवनिंग वॉक ऑन द बीच विद हिज 9-year-old गर्ल कैरोलिन। देखिए, यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि इस पोएम के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी 9 साल की बेटी के साथ हैं। 9 साल की बेटी जिसका नाम क्या है? कैरोलिन उसका नाम है। उसके साथ घूम रहे हैं। कहां पर? एक बीच पर घूम रहे हैं। तो मैं आगे चल के इसको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, इस बीच के दृश्य को। आप इसकी चिंता ना करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पोएम जो है एक सोनेट के फॉर्म में लिखी हुई है, इसीलिए हमें इसमें 14 लाइन पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा है। अगर हम बात करते हैं इस सोनेट की थीम की, तो इसकी सोनेट की थीम है द होलीनेस ऑफ नेचर। इसमें हमें नेचर की पवित्रता देखने के लिए मिलेगी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को ही गॉड कहा है यहां पर। ठीक है, हमें ये चीजें बहुत ही अच्छी तरह से समझने के लिए मिलेंगी। तो बढ़ते हैं पोयम की तरफ। देखिए, पोयम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसके बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूं, ताकि ये पोयम आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। बात है नवंबर 1791 की, 1791 की बात है। एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ कहां पर गए थे? फ्रांस गए थे। और जब ये फ्रांस में थे तो इन्हें एक फ्रेंच वुमेन के साथ क्या हो गया था? प्यार हो गया था। इन्हें एक फ्रेंच वुमेन से प्यार हो गया था जिसका नाम था एनिट। एनिट वोलन उसका नाम था। उसके साथ ये प्यार में पड़ गए थे और उसके साथ इन्होंने फिजिकल रिलेशन भी बनाए थे, जिसकी वजह से 1792 में इस विलियम वर्ड्सवर्थ को एनिट के साथ एक डॉटर हुई। ठीक है, उस डॉटर का नाम था कैरोलिन, जिसके साथ हमें बीच पर घूमते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ दिखाई देंगे। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड वापस आना पड़ा। ये अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाए और इन्हें इंग्लैंड वापस आना पड़ा, क्योंकि उस समय पर इंग्लैंड में एक वॉर चलने लगा था। किस किस के बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक वॉर चलने लगा था। ठीक है, तो ये अपनी बेटी कैरोलिन से नहीं मिल पाए जब तक इनकी बेटी 9 इयर्स की नहीं हो गई थी। अब इनकी बेटी जो है वो 9 इयर्स की हो चुकी है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ उससे मिलने के लिए फ्रांस जाएंगे। तो अब आपको ये पोयम बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी। देखिए, जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बेटी से मिलने के लिए फ्रांस जाते हैं तो ये समय जो है ना इवनिंग का है। कब का समय है? इवनिंग का है। और आपको एक सूरज का दृश्य यहां पर देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही एक बीच भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं अपनी बेटी, यहां पर कैरोलिन है और ये विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, अपनी बेटी के साथ बीच पर घूम रहे हैं। तो ये सारी की सारी पोयम के अंदर आप लोगों को यही बीच वाला दृश्य देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इस पोयम के अंदर आपको सन का रोल भी देखने के लिए मिलेगा। ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से पोयम में समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन को समझना।
इट इज ए ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये शाम जो है ना, ये बड़ी ही सुंदर शाम है, शांत है और आजाद है। कैसी शाम है ये? बड़ी ही सुंदर, शांत और आजाद शाम है। द होली टाइम इज क्वाइट एज ए नन ब्रेथलेस विद एडोरेशन। देखिए यहां पर आपको मैं दो इमेज से ये लाइन समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो नन की इमेज है और एक इवनिंग की इमेज है। तो यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं द होली टाइम इज क्वाइट। अब होली टाइम कब होता है? दिन में दो ही समय होली टाइम होता है, एक सुबह के समय और एक शाम के समय। सुबह के समय भी शांति होती है जिस समय होली टाइम होता है, सुबह के 5-6 बजे का टाइम आप मान लो, और शाम को जो समय होता है वो भी होली टाइम होता है, 5-6 या 7 बजे के आसपास का जो टाइम होता है, उसमें भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है? शांति देखने के लिए मिलती है। और कैसी शांति? जैसे कि एक नन होती है। अब नन किसको कहते हैं? देखिए यहां पर आपको एक फीमेल पादरी जैसे दिखाई दे रही है। अगर हम हिंदुओं में बात करें तो अगर योगिन की बात करें, मतलब जो मोंक, जो योगी की फीमेल होता है, उसको हम नन कह सकते हैं। ठीक है, ये होली टाइम कैसा शांत है? जैसे कि एक नन शांत होती है, ब्रेथलेस विद एडोरेशन। जब वो अपनी पूजा के दौरान, अपनी भगवान की आराधना के दौरान शांत होती है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो ब्रेथलेस है। तो ऐसी ही शांत क्या है? ये इवनिंग है। द ब्रॉड सन, देखिए समय जो होता है शाम का, और वहां पर सूरज जो है आप लोगों को शाम के समय कैसा दिखता है? ब्रॉड दिखता है, बड़ा दिखता है। जो मॉर्निंग के टाइम में सूरज निकलता है, इवनिंग में वो सूरज बड़ा दिखता है। द सिंकिंग डाउन इन इट्स ट्रैंक्विलिटी। देखिए ट्रैंक्विलिटी का मतलब है शांति से। अब जब शाम का समय होता है, सूरज जो है बड़ी ही शांति से अपनी जहां पर वो डूबता है पहाड़ों के पीछे, वहां पर डूबने वाला है। द जेंटलनेस ऑफ हेवन ब्रूड्स ओवर द सी। जेंटलनेस ऑफ हेवन, इसका मतलब है कि भगवान की विनम्रता आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। कहां पर? ओवर द सी। ओवर द सी का मतलब है, देखिए यहां पर सूरज डूबने वाला है। आप इमेज में देखिए, यहां पर सूरज डूबने वाला है और इसकी धीमी धीमी जो किरणें हैं वो पानी पर पड़ रही हैं। तो यहां पर जो पोलाइटनेस है, जो हेवन की पोलाइटनेस है, वो आपको इस पानी के ऊपर देखने के लिए मिल सकती है। आगे विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बेटी से कहते हैं लिसन। वो कहते हैं अपनी बेटी से, लिसन, सुनो, द माइटी बीइंग इज अवेक। माइटी बीइंग का मतलब क्या है? यहां पर माइटी का मतलब है गॉड। ठीक है, माइटी बीइंग का मतलब है यहां पर गॉड इज अवेक। वो कहते हैं कि गॉड जो है वो हमारे आसपास ही है, वो हमारे आसपास ही उपस्थित है। एंड डोथ विद हिज इटर्नल मोशन मेक ए साउंड लाइक थंडर एवरलास्टिंग। और जो भगवान के ही इज इटर्नल का मतलब है जो कभी भी खत्म नहीं होते, जो एंडलेस होते हैं। क्या एंडलेस हैं? मोशन, जो उनकी गति है। किस चीज की गति की बात कर रही है? देखिए यहां पर जो समुद्र है, इस समुद्र में लहरें हैं। जब तक ये समुद्र रहेगा, क्या इस पे लहरें नहीं उठेंगी? उठेंगी, हमेशा उठती रहेंगी जब तक ये समुद्र यहां पर है। ठीक है, जब तक बीच यहां पर है, ये लहरें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। और ये इटर्नल मोशन है। और ये इटर्नल मोशन किसके हैं? गॉड की ही निशानी है। हर चीज का अंत होता है, लेकिन जब तक भगवान किसी चीज को ना चाहे उसका अंत भी नहीं हो सकता। ए साउंड लाइक थंडर। अब ये लहरें जो है ना, ये किस तरह का साउंड उत्पन्न करती हैं? एक साउंड उत्पन्न करती हैं। भगवान के अंदर ऐसी पावर होती है कि इस साउंड को थंडर के साउंड में भी वो तब्दील कर सकता है। और ये जो लहरें हैं या फिर इनका साउंड है, वो कैसा है? एवरलास्टिंग है। ठीक है, एवरलास्टिंगली है, मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होगा, जिसका कभी भी कोई भी एंड नहीं है। तो ऐसी एंडलेस चीजों को ही हम भगवान कहते हैं। ठीक है, चाहे वो समुद्र हो, चाहे उनकी लहरें हो, चाहे हवा हो, पानी हो, सूरज हो, इन सारी चीजें, प्रकृति की चीजों में क्या है? भगवान है। क्योंकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो एक नेचर पोएट हैं, तो वो प्रकृति की चीजों को ही गॉड मानते हैं। ठीक है, ये स्टैंजा आई होप आप लोगों को समझ में आया है। देखते हैं दूसरे स्टैंजा की तरफ। डियर चाइल्ड, डियर गर्ल, दैट वोकेस्ट विद मी हेयर। देखिए यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बेटी के बारे में बोल रहे हैं। देखिए यहां पर आप लोगों के सामने फिर से एक इमेज है जहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी बेटी साथ साथ घूम रहे हैं। तो वो अपनी बेटी से कहते हैं डियर चाइल्ड, प्रिय बच्चे, डियर गर्ल। अब ये जो गर्ल है कौन है? कैरोलिन है, उनकी बेटी है, उनको कहते हैं ये डियर गर्ल, दैट वोकेस्ट विद मी हेयर। और वो कहते हैं कि तुम, वो उस लड़की की बात कर रहे हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ के पास में बीच पर घूम रही है। इफ दाउ अपीयर अनटच्ड बाय सोलमन थॉट्स। वो कहते हैं अपनी बेटी के बारे में, बेशक तुम 9 ईयर्स की हो चुकी हो, लेकिन अभी भी तुम अपीयर
लगती हो, ऐसी दिखती हो कि तुम अभी अनटच हो। किस चीज से अनटच हो? सोलमन थॉट से। अब ये सोलमन थॉट किस तरह की थॉट होती हैं? जो सांसारिक थॉट्स होती हैं। जो हम सोचते हैं ना कि जब हम 15 साल के आसपास के होते हैं तो मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, तो ये कैसी थॉट्स हैं? सोलमन थॉट्स हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। या फिर जो सांसारिक चिंताएं हैं उसमें हम घिर जाते हैं अपने करियर को लेके, किसी भी चीज को लेके, तो वो सोलमन थॉट में आती हैं। तो जब ये चीजें, सारी चीजें बच्चों के अंदर तो नहीं होती, तो इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बेटी को कहते हैं कि अभी तुम्हें इन सोलमन थॉट्स ने क्या नहीं किया है? टच नहीं किया है। तुम अभी बिल्कुल पवित्र हो। दाय नेचर इज नॉट देयरफॉर लेस डिवाइन। इसीलिए तुम्हारी नेचर जो है ना, वो कम डिवाइन नहीं है। तुम भी देव्य हो। जिस तरह से देव्य भगवान होता है, उसी तरह से तुम भी देव्य हो। दाओ लाइस्ट इन अब्राहिम बोसम ऑल द ईयर। और देखिए, लाइस्ट का मतलब होता है लेटना, अब्राहिम का मतलब होता है भगवान के कोई दूत होते हैं ना, उनकी बात कहते हैं। बोसम का मतलब होता है सीने पर। ऑल द ईयर का मतलब है सारी साल। अब इस लाइन का दूसरे शब्दों में मैं आप लोगों को मतलब समझाऊं तो इसका मतलब यह है, जो बच्चे होते हैं ना, वो फुल कंफर्ट में होते हैं। उन्हें किसी भी चीज की कोई भी चिंता नहीं होती। तो ऐसी जगह लेटने के लिए जो एडल्ट होते हैं उन्हें कहां पर मिलती है? अब्राहिम के बोशम में मिलती है। मतलब कि भगवान के जो दूत होते हैं, मान लीजिए यमराज ही हैं, वो आपको स्वर्गलोक लेके चले जाएं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, तो वो आपके लिए कंफर्ट की बात होगी। तो बच्चे भी धरती पर यहां पर फुल कंफर्ट में रहते हैं, उन्हें सांसारिक चीजों की कोई भी चिंता नहीं होती। एंड वर्शिप्ड एट द टेम्पल इनर श्राइन। और तुम पूजा करती हो, कहां पर करती हो पूजा? जो टेम्पल, देखिए टेम्पल क्या होता है? एक पवित्र जगह होती है। और टेम्पल के अंदर में भी वो जगह, मतलब गर्भगृह जो होता है, वहां पर पूजा करना ऐसा माना जाता है कि जो एडल्ट लोग होते हैं और वहां पर जाकर पूजा करें तो उनकी कनेक्टिविटी सीधे भगवान के साथ होती है। ठीक है। अब जो बच्चे होते हैं उनको तो गर्भगृह में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही इतने पवित्र होते हैं कि भगवान उनके साथ हमेशा रहता है, उनके साथ ही रहता है। उन्हें भगवान से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान खुद अपने आप में बच्चों के अंदर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे हैं वो भगवान का ही रूप होते हैं। यहां पर अगली लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ ये बता भी देते हैं, गॉड बीइंग विद दी व्हेन वी नो इट नॉट। देखिए, इस लाइन का मतलब है, यहां से लेके यहां तक की लाइन का मतलब है कि भगवान जो है वो तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं। तुम्हारे साथ मतलब बच्चों के साथ, जिन्हें अभी सोलमन थॉट्स नहीं आए हैं, उनके साथ भगवान हमेशा रहते हैं। वी नो इट नॉट। और जो एडल्ट लोग हैं वे उन्हें नहीं देख सकते, उनको नहीं पता होता कि भगवान तुम्हारे साथ हैं या नहीं है, लेकिन भगवान जो है वो बच्चों के साथ हमेशा ही होते हैं। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो भगवान का ही एक रूप होते हैं। तो ये थी एक छोटी सी सोनेट जिसको लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। आई होप ये सोनेट आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।